નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ. હૃદયરોગની ટ્રીટમેન્ટમાં रिवास्कुलराइजेशन इज़ अ मेन कंसेप्ट. लोही का प्रवाह, ऑक्सीजन वाले लोही का प्रवाह बढ़ना चाहिए. अब आप एंजियोग्राफी कराते हो तो डॉक्टर आपको लमसम ब्लॉकेजेस परसेंटेज वाइज बता देते हैं. इसमें कोई अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं होता है. डॉक्टर लमसम आपको टकावारी दिखा देते हैं. उससे आप विचलित हो जाते हो, आपके रिलेटिव्स विचलित हो जाते हैं. अब नॉर्मली ऐसे कोई परसेंटेज जब एंजियोग्राफी की सीडी आप देखते हो वैसे कोई परसेंटेज नहीं आते हैं. डॉक्टर अपना माइंड लगा के परसेंटेज लिखते हैं हॉस्पिटल्स में. ऐसे सीटी एंजियोग्राफी में भी एक इन्वेसिव प्रोसेस नहीं है कि जैसे एंजियोग्राफी हॉस्पिटल वाली होती है उसमें पूरा कैथेटर से एओर्टा तक लाते हैं, हार्ट तक. सीटी एंजियोग्राफी में खाली डाई डालते हैं और सीटी स्कैन हार्ट के होता है. तो कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस है, मॉडरेट है, माइल्ड है, किसी भी है, वो मालूम पड़ता है. कैल्सिफिकेशन मालूम पड़ता है. ब्लॉकेज कितना पुराना है. जैसे लिपिड कलेक्शन 5 साल से पुराना होने पर या डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जिसका एंडोथेलियम डैमेज हुआ है उसमें कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है. ओबेसिटी पेशेंट वाले, सेडेंटरी लाइफ वाले पेशेंट्स पे कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है. तो एंजियोग्राफी में तीनों वेसल्स में आपको लोही का अटकाव, प्रवाह का अटकाव दिखा तो ट्रिपल वेसल डिसीज बोलते हैं. 2 आर्टरी में दिखा तो डबल वेसल डिसीज, 1 आर्टरी में दिखा तो सिंगल वेसल डिसीज. अब आपका हार्ट अटैक मैसिव आ गया है तो हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है. जैसे एलएडी में छोटा ब्लॉकेज 30 से 40% जो एंजियोग्राफी में दिखे भी नहीं, ऐसा ब्लॉकेज रप्चर करके सीवियर क्लॉटिंग कर देता है 4 mm की या 3.6 mm की एलएडी में, और वो मैसिव हार्ट अटैक ला देता है और वो हार्ट का पंपिंग कम कर देता है. तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे हाई बीपी है, जीनेटिक है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ओबेसिटी, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, इन्फ्लेमेशन है, कोविड के बाद हार्ट वीक होता है, जीनेटिकली इफ़ेक्ट होती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, प्रॉपर नींद नहीं है, वॉकिंग की कमी है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रॉपर नींद नहीं है, डेंटल हाइजीन नहीं है. बहुत सारे कारण हैं हार्ट अटैक को लाने के लिए. ओवर एक्सर्शन, एक्सेसिव एक्सरसाइज इन जिम, वो भी एक कारण है. तो कोई भी चीज़ लिमिट में हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना चाहिए. हेल्दी डाइट खाना चाहिए. फ्राइड फूड और फास्ट फूड की किसी को हैबिट होती है या फ्राइड फूड इतना खाते हैं, स्वीट्स इतना खाते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जंप हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आर्टरीज में जंप एकदम बढ़ जाता है, तब हार्ट अटैक आ सकता है. अथवा हाई बीपी हो जाता है कभी किसी को स्ट्रेस के कारण या जीनेटिक या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हिसाब से एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है और 20-30% वाला ऑयल वाली, चर्बी वाला, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लॉकेज फट जाता है और वहाँ क्लॉट हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है. जो एंजियोग्राफी में दिखता भी नहीं है. जो बड़े ब्लॉकेज होते हैं वो जल्दी हार्ट अटैक नहीं लाते हैं, वो खाली लोही का प्रवाह रुकावट करते हैं. जब आप चलते हो, खाते हो तो आपको पेन होता है. जो छोटे ब्लॉकेज होते हैं जो दिखते भी नहीं है एंजियोग्राफी में, वो हार्ट अटैक लाते हैं.
लेकिन आज समाज में क्या है, ब्लॉकेज देखना है, ब्लॉकेज देखना है, तो सब ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी कराते हैं। और एंजियोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर 3 वेसल में थोड़ा अटकाव दिखता है या ज़्यादा अटकाव दिखता है तो बाईपास सलाह देते हैं। 2 वेसल में दिखता है तो स्टेंट 2 लगाने की सलाह देते हैं अथवा बाईपास की, और ये सिंगल वेसल में स्टेंट की सलाह देते हैं। लेकिन करेश ट्रायल, इस्केमिया ट्रायल, स्टेरॉयड, सैटर्न ट्रायल के हिसाब से दवाइयाँ इतनी कारगर है ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए। अब दूसरी बात कि बाईपास सर्जरी आपको कराने का बोला क्योंकि लोही का प्रभाव बढ़ा रहा है, तो बाईपास सर्जरी के बाद छाती में से या हाथ में से एक आर्टरी निकालते हैं या तो पैर में से वेन निकाल के उसको रिवर्स करके ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, ब्लॉकेज के ऊपर और नीचे वाली पोर्शन में एक सांधा लगाते हैं, तो लोही का प्रवाह डाइवर्ट होता है और लोकलाइज सेगमेंट में ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। तो उसके हिसाब से पेशेंट्स को चेस्ट पेन वगैरह में रिलीफ मिलती है। दूसरा, इस्केमिक मायोकार्डियम डेथ हो जाता है सडन ड्यू टू इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी, तो भी उस डेड मायोकार्डियम में पेन नहीं होता है, इसलिए उसको चेस्ट पेन में रिलीफ मिलती है। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में ले जाते हैं चेता तंत्र, उसको काट देते हैं तो उससे भी पेन रिलीव होता है। तो पेशेंट समझ लेता है कि मेरा तो पेन गायब हो गया, सब ब्लॉकेज दूर हो गए। इसलिए बाईपास के बाद कभी कोई पेशेंट एंजियोग्राफी फिर से कराने की बात नहीं करता है। स्टेंट में भी पूरा ब्लॉकेज नहीं निकलता है, खाली बलून से 40-50% रास्ता खुलता है जो दवाइयों से भी खुलता है, और बाकी की चर्बी या कैल्शियम या इन्फ्लेमेटरी सेल्स दीवार को स्टिक रहते हैं और वो स्टेंट में स्कैर टिश्यू फॉर्मेशन हो जाने से फिर से स्टेंट रीब्लॉकेज होता है और फिर से स्टेंट डालना पड़ता है। ये लोग समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए ये। तो बाईपास सर्जरी में ब्लॉकेज निकालते रहिए, और बाईपास सर्जरी के बाद एंजियोग्राफी भी नहीं कराते हैं क्योंकि उसमें ब्लॉकेज निकाला ही नहीं होता है। तो दवाइयाँ, ऑप्टिमल इंटेंस मेडिकल ट्रीटमेंट क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से, अल्कलाइन वेजिटेरियन डाइट, वॉकिंग और साइकिलिंग मीन्स अवॉइड सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेसलेस लाइफ, proper sleep for 7 hours, avoiding smoking and alcohol and gutka and tobacco, controlling BP and diabetes in a proper manner, controlling weight and controlling type A personality means prejudice mind वगैरह को आपको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन या प्राणायाम रोज 5-10 मिनट करना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीथिंग बहुत यूज़फुल रहता है चेस्ट पेन रिलीविंग में। तो बाईपास सर्जरी में जैसे ब्लॉकेज निकलते नहीं हैं और बाईपास सर्जरी के पास एंजियोग्राफी नहीं करते, खाली एंजियोग्राफी इसलिए करते हैं कि बाईपास करना है या स्टेंट डालना है, ब्लॉकेज तो होते ही है। वो तो आप चलते हो, वो दुखता है तो ब्लॉकेज तो 70% के ऊपर है ही। थोड़ा चलते हो तो और ज़्यादा सांस फूलती है, दुखता है तो 80-90% होते हैं, वो मान के चल रहा है। लेकिन लोग देखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और केस डॉक्टर के हाथ में आ जाता है और फिर वो आपको डाइवर्ट करता है बाईपास या एंजियोप्लास्टी में। बाईपास में ब्लॉक निकालते नहीं है जीपीए से, और बाईपास के बाद भी एंजियोग्राफी नहीं करते। हम ECP US FDA अप्रूव्ड, यूरोपियन FDA अप्रूव्ड, इंडियन FDA अप्रूव्ड, वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड, UAE FDA, दुबई FDA, रशिया FDA, तुर्की FDA, चाइना FDA अप्रूव्ड, सब FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट देते हैं। और वो नेचर बाईपास करती है ड्यू टू सीयर स्ट्रेस
व्हेन हार्ट इज इन रिलैक्सेशन। पैर में 3 भाग में कफ लगते हैं, लोअर लेग, मिडल थाई एंड अपर थाई में, और चेस्ट में 3 भाग में ईसीजी की तरह चेस्ट लीड लगते हैं। हार्ट रिलैक्स होता है तो पैर में से प्रेशर हम देते हैं, मेजर्ड प्रेशर, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक होता है, तो बेल्ट ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है। क्योंकि हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर प्लेथिस्मोग्राफ लगाया जाता है, और पल्स ऑक्सीमीटर से ईसीजी जब चालू होता है तो पेशेंट का हार्ट और ईसीपी मशीन इनडायरेक्टली सिंक्रनाइज होता है। तो वो ईसीजी के वेव्स के हिसाब से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, पैर में से जब हार्ट रिलैक्स होता है तो पैर में से इन्फ्लेशन आता है, मीन्स पंपिंग होता है, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेल्ट्स खुल जाते हैं। तो इससे नेचुरल बाईपास बनती है। डॉर्मेंट वेसल्स जो बच्चे से हम जवानी की तरफ आए, बुढ़ापे की तरफ जो वेसल्स ब्लॉक हो गई है छोटी छोटी, वो खुल जाती है। वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्राव होता है, एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव होता है, ग्रोथ फैक्टर मल्टीपल डेवलप होते हैं, जिससे नई नई वेसल्स बनती है, और ब्लॉक के आसपास नई नई वेसल्स का एक नेटवर्क तैयार होता है, और रीरूटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो होता है। जैसे सर्जिकल बाईपास में होता है, ऐसे ईसीपी में पूरे हार्ट में होता है। दूसरा, स्टेम सेल एक्टिवेट होता है तो नई नई वेसल्स बनती हैं, और कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम होती है, कार्डियक आफ्टर लोड कम होता है, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है। और हार्ट फेलियर का प्रोटोकॉल्स और एंजाइना के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। ट्रेन डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ईसीपी इज़ फार बेटर देन बाईपास सर्जरी। आपको साथ में इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरी आर्टरी क्लियरेंस ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं जो कैल्सिफिकेशन ज़्यादा है, और आपका हार्ट का पंपिंग अच्छा है। तो दूसरा, आपका डाइट में आपको अल्कलाइन वेजिटेरियन डाइट खाना है, मिल्क प्रोडक्ट, शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट सब बंद करना है, फास्ट फूड, फ्राइड फूड बंद करना है। तो आपको सर्जरी में या कुछ स्टेंटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हेल्दी लाइफ जियोगे, और मस्ती से जियोगे, और लंबा जियोगे। नमस्कार।